हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम डिस्कस करेंगे अगेन सम क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस। और ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये मिक्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जेकेएसएसबी का एग्जाम, जेके पीएससी का एग्जाम, जेके पीएससी भी अपने एग्जाम्स में जनरल साइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। इवन फॉरेस्टर के एग्जाम में भी आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये हेल्प करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और बिफोर मूविंग फर्दर आप लोगों के एक रिमाइंडर कि जेके पीएसआई और जेके कांस्टेबल का कोर्स हमारी ऐप पे लॉन्च हो चुका है। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट ऑफ 499 ये दोनों जो कोर्सेज हैं, जेके कांस्टेबल आप करना चाहते हैं आप वो परचेज कर सकते हैं, जेके पीएसआई करना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। टाइम अभी आपके पास है, आपको इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एग्जाम डिले हो जाते हैं या बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेजी पड़ जाते हैं कि अब बहुत लेट होना है तो छोड़ो, अब क्या पढ़ना है। बट यही टाइम आपका जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो बच्चे इस टाइम पे भी डेली बेस पे अपने 2 से 3 घंटे निकालते हैं और पढ़ाई के साथ टच में रहते हैं, वो अपनी सक्सेस को और ज्यादा, आप एक तरह से कहे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसे और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो अभी आपको वीक नहीं पढ़ना, आपको इस जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और उसमें हमारे कोर्सेज आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो हमारी ऐप पे जाके ले सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, और ये कहता है कि इन कंटेक्स्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू विच अमंग द फॉलोइंग कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो किसी ऑर्गन को, किसी सेल को प्रॉपर शेप देता है। ठीक है, उसे कनेक्ट भी करता है दो ऑर्गन्स को, दो सेल्स को, और उन्हें प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है। सो आपको बताना है कि बोन्स और बोन्स को आपस में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है। लिगामेंट्स, टेंडन्स, रेटिकुलर फाइबर्स और राफे। सो द करेक्ट आंसर इज बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, सो जो लिगामेंट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं बोन्स और बोन्स को। ठीक है, और टेंडन्स क्या करते हैं? ये बोन और मसल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि किसी की एक्सरसाइज करते हुए कहते हैं लिगामेंट पुल हो गया है। ठीक है, आपने बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज की तो पेन होती है, मूव नहीं हो पा रही है लेग, तो क्या बोलता है कि लिगामेंट जो है वो पुल हो गया या टियर हो गया है। तो लिगामेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने का काम करता है, और टेंडन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन को मसल के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है? बड़े आगे चलिए। Which of the following has an effect on the value of acceleration due to gravity? आपको बताना है acceleration due to gravity। सबसे पहले तो acceleration क्या होता है? Change in velocity with time। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। स्पीड आपको मालूम है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर एक क्वांटिटी स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ उसके पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शंस होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई चीज फ्री फॉल होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो किसके इंपैक्ट में नीचे गिरती है? इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बेसिस पे ही कोई भी चीज आप ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, और जिस स्पीड से वो नीचे आती है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो जो स्पीड उसकी बढ़ रही है, जो एक्सेलरेशन उसकी हो रही है, जो वेलोसिटी में उसकी चेंज आ रहा है, वो ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि एक ही फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, आपको यह बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किससे इफेक्ट होती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको इंपैक्ट करती हैं। शेप ऑफ द अर्थ, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस किस चीज पे इंपैक्ट करती है। ठीक है, सो जनरल इसको डिनोट किया जाता है जी से, एंड जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो एक्सेलरेशन के जनरल यूनिट है वही
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी है और उसकी जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, इन तीनों चीजों से इंपैक्ट होती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। शेप ऑफ द अर्थ भी उसे अफेक्ट करती है, हाइट अबव द अर्थ, और अगर डेप्थ पूछा जाए तो डेप्थ भी इफेक्ट करती है, ठीक है, हाइट भी और डेप्थ भी, दोनों चीजें। एंड एक्सियल रोटेशन भी, जो रोटेशन है अर्थ की, एक्सियल रोटेशन जो है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंपैक्ट करती है, ठीक है। सो जनरली जी जो होता है दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एम है दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, और जी जो है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो आर है रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसमें ऑल्टीट्यूड और डेप्थ दोनों चीजें आ जाती है। कितनी हाइट से चीज को फेंका जा रहा है या डेप्थ से चीज है, उन दोनों पे जो है चीजें, दोनों ही चीजें जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेटल, ऐसा कौन सा मेटल है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। ये हमारी बोन्स में, नर्व्स टिश्यू में, टीथ में, इन सब चीजों में ये जो कैल्शियम है इट इज फाउंड इन बोन्स, नर्व टिश्यूज, टीथ, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में भी पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड्स में भी पाया जाता है। सो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में मेटल पाया जाता है दैट इज कैल्शियम, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। और कैल्शियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ की जो ऊपरी लेयर है वहां पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स पाए जाते हैं उसमें 5th नंबर पर जो है वो आता है कैल्शियम। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे सबसे मोस्टली अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट कौन सा है। बॉडी में तो हमने कह दिया कैल्शियम है, और अर्थ क्रस्ट पे वो 5th नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे अर्थ क्रस्ट पे कौन सा मेटल पाया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन द मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 2, 3, 6 या 9। सो जो मिडल लेयर है, हमारा जो कान है, बाहर से आप देखते हैं ये जो एयर पिन्ना होता है, ये आपको लगता है कि ये तो मसल ही है, इस पे बोन का है, बट इसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड देन द इनर एयर, ठीक है। तो जो मिडल एयर होता है वहां पे 3 बोन्स पाई जाती है, उनका नाम क्या है, स्टेप्स, इंकस एंड मैलस। ये तीनों बोन्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़कर मिडिल ईयर में पाई जाती है, और एक तरह से ये साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करती है, जो आपको फिर सुनने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये साउंड के एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। और हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ना, वो स्टेप्स ही है, जो कि मिडिल ईयर में पाई जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा काम आप भी करें ताकि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहे, सिर्फ वन साइडेड ये लेक्चर ना रहे। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट बोन का, ठीक है। तो स्टेप्स जो है, स्टेप्स, इंकस एंड मैलेस आर द 3 बोन्स व्हिच आर फाउंड इन द मिडल ईयर, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है वो होती है स्टेप्स। चलिए आगे, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर द ह्यूमन आई। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली थोड़े टाइम के लिए देखते हैं और फिर वो इमेज जो है अगर आपके आंखों के सामने से हटा दी जाए तो थोड़ी देर के लिए आप उस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपकी आंखों में बनी रहती है, आप उसे विजिबल करते रहते हैं, ठीक है, आप देखते रहते हैं उस चीज को, आपको लगता है कि स्टिल इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ आई। उस ऑब्जेक्ट के सामने से हट जाने के बाद भी वो आपको दिखाई देता रहे, वो कितने सेकंड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आपकी आंखों में रहता है, वही आपको बताना है। 1/6 ऑफ अ सेकंड, 1/10 ऑफ अ सेकंड, और 1/16 ऑफ अ सेकंड, और 1/18 ऑफ अ सेकंड। करेक्ट आंसर है 1/16 ऑफ अ सेकंड। और ये जो प्रोसेस है ना परसिस्टेंस ऑफ आई का, यही यूज किया जाता है एनिमेशन में। जो कार्टून्स वगैरह हम देखते हैं वहां पे वो एक्चुअल कार्टून्स थोड़ी मूव कर रहे हैं, बट वो इतनी स्पीड से उन इमेजेस को पास ऑन किया जाता है कि जो पहली इमेज आपने देखी है वो अभी रेटिना पे परसिस्ट है, उसके बाद जो दूसरी इमेज है वो ला दी गई है, वो अभी कंटिन्यू पे है कि तीसरी इमेज ला दी गई है। तो इस तरह से लगता है कि वो
मूव कर रही है, वो पर्टिकुलर कार्टून जो है या वो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो एनिमेशन में इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई इमेज देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमेज आप कैसे देख पाते हैं, जब उसकी किसी ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख पाते हैं, जब उसकी इमेज जो है वो हमारे रेटिना पे बनती है। आंखों से आप उसे देख रहे हैं, बट जब तक उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनती आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ आइज में भी यही होता है, कभी इमेज रेटिना के आगे बन रही है, कभी बियॉन्ड पर बन रही है, तो आप अच्छे से देख नहीं पाते। ठीक है, तो जब इमेज रेटिना पे बनती है ना, तो वो इतने सेकंड के लिए रेटिना पे रहती है। इवन ऑब्जेक्ट के चले जाने के बाद भी 1/16 ऑफ अ सेकेंड वो रेटिना पे बनी रहती है, इसीलिए आप उसे देखते रहते, विजुलाइज कर पाते हैं। और यही कंसेप्ट एनिमेशन में यूज होता है, क्योंकि आप एट जो ह्यूमन आई है ना, वो पर सेकेंड 12 इमेजेस को प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, 12 इमेजेस पर सेकेंड को वो प्रोसेस कर सकती है। तो एनिमेशन में बहुत सारी इमेजेस को एक फास्ट स्पीड से जो है पास ऑन किया जाता है, और हमें इस तरह से लगता है कि वो जो कार्टून कैरेक्टर्स है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो ड्यूरेशन क्या है, 1/16 ऑफ अ आई। चलिए आगे पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, पावर हाउस ऑफ द सेल भी होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी स्टोर करता है। सो आपको ये बताना है कि इनमें से किसमें ये एब्सेंट होता है, ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, फंगस और यीस्ट। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि ये है प्रोकैरियोटिक सेल। दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। नाम सुन के आपको घबराना नहीं है, सिंपल है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल है। जब वही थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है तो वो यूकैरियोटिक बनता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है, नॉर्मल सेल का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यही होता है सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बट यूकैरियोटिक में सिंपल सेल होगा और यहां पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स होंगे जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गया, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम आ गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स जिनका अलग अलग काम होता है, लाइसोसोम्स आ गए। तो ये हो गया एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक, जिसमें एक सेल है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, वो भी एक मेम्ब्रेन से बॉन्ड है। जब आप प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस है ना, वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, वो ओपन होता है। और साइटोप्लाज्म जो है, ये जो पोर्शन है, इसमें भी किसी तरह के ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज अ फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? यस, दैट इज आरबीसीज। ठीक है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? ये है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड दिस इज यूकैरियोटिक। ठीक है, आप देख पा रहे हैं प्रोकैरियोटिक में दिस इज न्यूक्लियाइड, कोई भी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं है, सेल है, साइटोप्लाज्म में किसी भी तरह का आपको कहें ऑर्गेनेल्स, मॉडिफाइड ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई दे। वहीं जब आप यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहां पर हर तरीके का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्ड है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये एक आप एक तरह से कहें थोड़ा ज्यादा डेवलप फॉर्म ऑफ सेल होता है। बड़े आगे चलिए, विच इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हमारे बॉडी फंक्शंस को वो रेगुलेट करते हैं।
यहां पूछ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है, कौन से हार्मोन को जो है इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। उसका एक और नाम है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन की प्रोजेस्टेरॉन। द करेक्ट आंसर इज एड्रेनलिन। ठीक है, किडनी के ऊपर ये पाए जाते हैं, वहां पे एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज होते हैं एड्रेनलिन। और जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, डर लगता है या इंसान को बॉडी को एकदम से कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी में बीपी को, पल्स रेट को, हार्ट बीट को ये इंक्रीज करते हैं और दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। पर्सपिरेशन, स्वेटिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बीपी शूट हो जाता है, तो दैट इज व्हाई दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। थायरॉक्सिन की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसकी वैल्यू कम हो तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, बढ़ जाए तो हाइपर थायराइडिज्म होता है। इंसुलिन की बात करें तो वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो दैट इज जो ओवरी से रिलीज होता है और ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है। सो एड्रेनलिन इज कॉल्ड एज अ फाइट एंड फ्लाइट और इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, और इसके फंक्शन की बात करें, सो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो, बहुत ज्यादा डर लगे, बहुत ज्यादा फियर हो, तो बॉडी में एकदम से एक्स्ट्रा नीड की जरूरत होती है एनर्जी की, तो एकदम से बीपी बढ़ता है। आप देखें, आप एग्जाम्पल करें कि अगर किसी के पीछे कोई जानवर लग जाए या एकदम से डर लगे, तो इंसान अपनी टॉप मोस्ट स्पीड पे भागना शुरू कर देता है। ठीक है, उतनी उसमें उसकी ताकत भी नहीं होती भागने के लिए, स्टिल वो भाग पाता है। इतनी एनर्जी कहां से मिलती है? क्योंकि उस वक्त जो है बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है और बीपी बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, बॉडी में एकदम से हायर एनर्जी का सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन में ये चीज रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप इजीली आंसर बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इजी भी पूछे जाते हैं। बट होता क्या है कि अगर कुछ 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो आप उन्हें पढ़ के पजल हो जाते हैं और इजी क्वेश्चन को भी गलत मार्क कर देते हैं। ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है कि डिफिकल्ट देख लिया, उसी में इतना पजल हो गए, डर गए, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन को भी गलत मार्क कर दिया। तो इसीलिए एग्जाम में ना बहुत काम होके जाना है। अगर पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, उसे छोड़ दो, कीप काम। फ्रंट से आपको ऐसा लग रहा है कि पहले 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, डिफिकल्ट लग रहे, तो आप पीछे से स्टार्ट करें, कोई और सेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना काम लूज नहीं करना। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो रोड्स पे आइस जम जाती है विंटर्स में, उसे पिघलाने के लिए क्या यूज किया जाता है? सॉल्ट, यूरिया, सैंड और ऑयल। तो करेक्ट आंसर इज सॉल्ट, क्योंकि ये क्या करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आइस का, उसको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है। इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वजह से जो आइस है वो पिघल जाती है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। ठीक है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उनका यूज हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमें टारगेट है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक लाना है। तो हम भी सोलर एनर्जी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी न्यूज में भी बहुत रहती है, बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट शुरू कर रही है ताकि लोग भी जो है सोलर पैनल्स अपने घरों पे लगाएं, उन्हें सब्सिडीज भी दी जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत न्यूज में रहा है। आपको ये बताना है कि सोलर सेल में बेसिकली प्रिडोमिनेंटली कौन सा मटेरियल यूज होता है, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। सो द करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो प्रिडोमिनेंटली सोलर सेल्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये तो सबसे पहला इसका रीजन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है। कहां पर? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो इजिली अवेलेबिलिटी है इसकी, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको सोलर सेल्स में यूज किया जाता है। दूसरा क्या है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वारंटी, जो भी सेल्स बनाए जाते हैं सिलिकॉन को यूज करके, उसको वारंटी उसकी जो है ज्यादा दी जा सकती है बिकॉज दे आर ड्यूरेबल। तीसरा ये है इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। कन्वर्जन एफिशिएंसी मतलब जितनी सनलाइट पड़ रही है ना, मैक्सिमम को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देगा।
तो इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ये 3 रीजन है कि सिलिकॉन को प्रिडोमिनेंटली सोलर सेल्स में यूज किया जाता है। एक तो बहुत अबंडेंट है, तो एक्सपेंसिव कम होगा सेल्स को बनाना, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एक सेल अगर आप बनाएंगे तो काफी देर तक वो काम करेगा, वारंटी उसकी बहुत ज्यादा होगी, कन्वर्जन एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज अमाउंट में ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और ड्यूरेबिलिटी अबाउट 25 ईयर्स तक एक सेल आप बनाएंगे तो उसका जो वारंटी है 25 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। चलिए, which of the following is a conventional source of energy derived from decayed plants and animals remains? Again a easy question, conventional and non conventional source से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, जो आप इजिली रिन्यू नहीं कर पाते, इजिली दोबारा से बना नहीं पाते। नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल सोर्स हो। तो आपसे कन्वेंशनल सोर्स पूछ रहे हैं जो कहां से मिलता है, डिकेड प्लांट और एनिमल से मिलता है, विंड, जियोथर्मल, सोलर और कोल। पहले तो ये तीनों पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स। सो सही आंसर है डी, दैट इज कोल, जो कि प्लांट, डिकेड प्लांट्स, एनिमल, उनकी बहुत सालों तक, 1000 ऑफ ईयर्स तक उनके डिकम्पोजिशन होती है इन द डीप डेप्थ ऑफ अर्थ, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स तक जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है देन जो है वो कोल बनता है, ठीक है। और इसको रिन्यू क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ठीक है प्लांट्स और एनिमल्स से तो बन रहा है, तो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो डिकेड भी हो रहे हैं, तो कोल तो दोबारा बन सकता है, बट पॉइंट ये है कि इसको बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है बनने में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो अभी तक जितना भी कोल बन रहा है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड से ना उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और रिप्लेनिश होने में तो उसे बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे। इसीलिए जो है कोल की यूज को जो है मिनिमाइज किया जा रहा है। एक और रीजन है कि इसको जब यूज करते हैं ना तो ये पोल्यूशन बहुत क्रिएट करता है, इसकी बर्निंग से, कोल और पेट्रोलियम की बर्निंग से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा एमिट होती है। बड़े आगे, व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम? आपको बताना है क्विक लाइम का अदर नेम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। और एक और आपने सुना होगा कि लाइम वाटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइम वाटर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास थ्रू किया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक और इक्वेशन जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कब लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है और क्यों टर्न होता है। ये भी पूछा गया है कि किसकी एप्लीकेशन से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और ये भी पूछा गया है कि किस वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाता है। तो दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड की एप्लीकेशन से होता है और क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। चलिए, a substance added to food containing fats and oils to prevent it from rancidity is called as, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो फूड, जो कि फैट्स और ऑयल से बने हुए खाने हैं, खाद्य पदार्थ जो फैट से बने होते हैं या ऑयल से बने होते हैं, उनकी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है कि जब भी कोई ऑयल या फैट एयर की कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें एक कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाते हैं जिससे वो खराब हो जाता है, बहुत गंदी स्मेल उसमें से आने लगती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी। तो इनमें से हम क्या चीज को ऐड करें जिससे जो है उसकी रेंसिडिटी ना हो? ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, रेंसिड और कूलेंट, ठीक है। सो फैट्स क्या होते हैं कि जब भी उनको एक्सपोज करें एयर से या मॉइस्चर से, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं और उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। और उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐड ऑन करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, वो एज अ रेड्यूसिंग एजेंट
काम करते हैं और फैट्स की जो ऑक्सीडेशन है वो होने नहीं देते। तो जो भी मटेरियल फैट्स और ऑयल से बना होता है उनकी रेंसिडिटी, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, बैटरी है, यूज करते हैं, सबने देखी हुई है। आपको बताना कि बैटरी में किस तरह की एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या केमिकल एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, और क्या नन ऑफ द अबव है। सो द करेक्ट आंसर इज केमिकल एनर्जी। सो बैटरी में केमिकल्स डाले जाते हैं और उनका यूज से एक कैथोड को, एक जो मटेरियल डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है, उसे कैथोड बनाया जाता है, एक वो एनोड बनाया जाता है, और बीच में एक लिक्विड भी होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो सब केमिकल एनर्जी है जो फिर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसकी एग्जांपल आप डैम में ले सकते हैं, जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। वहां पे पीछे लार्ज अमाउंट में पानी को रोक के रखा जाता है, पानी एक जगह पे रुका हुआ है, उस वक्त उसमें कौन सी एनर्जी है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब गेट्स खोल दिए जाते हैं और पानी को एक लार्ज स्पीड में नीचे डाला जाता है, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, जब पानी जो है वो मूव करता है, देन वो काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, पानी की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके टरबाइन को रोटेट किया जाता है और उससे फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक, सो पोटेंशियल एनर्जी, जो पानी पीछे रोका है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और काइनेटिक व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लोट एंड इट इज मेड टू टर्न द टर्बाइंस, दैट एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और बैटरी में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स। इजी क्वेश्चन है और पूछा गया, आई थिंक यूपीएससी में भी ये एक बार पूछा गया था कि एक बैरल ऑफ ऑयल में कितना लीटर ऑयल होता है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना है। एंड द करेक्ट आंसर इज अराउंड 159, 158 पॉइंट समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 159 लीटर। ठीक है, चले आगे। इन समर द इमेजेस आर सीन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ मिराजेस, इमेजेस नहीं, मिराजेस, मिराज। मिराज क्या है, जब आप डेजर्ट एरिया में दूर में देखते हैं, एक्चुअल में पानी नहीं होता बट आपको ऐसा दिखाई देता है कि वहां पे पानी है। ठीक है, किस वजह से वो हो रहा है, मिराजेस किस वजह से बन रहे हैं, डिस्पर्जन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, या स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग का फिनोमिना हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, जिसमें हमने रेली स्कैटरिंग भी पढ़ी कि जब मीडियम से पास थ्रू होती है लाइट तो वो स्कैटर होती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन की बात करें तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जाती है तो वो बेंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जब वो बाउंस बैक करती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहीं पे उसी लाइन पे वो बाउंस बैक करती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इमेजेस हमें प्लेन मिरर में दिखाई देती है, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए दो तरह के मीडियम, एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। ठीक है, हमेशा ये फिनोमिना तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। ठीक है, पानी से आप देखें जो है एयर की तरफ आ रही है या एयर से पानी की तरफ जा रही है, एक रेयरर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा। जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, सो ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट को नॉर्मल कहते हैं। यहां से लाइट जा रही है, रेयरर से जा रही है डेंसर की तरफ। ठीक है, तो ये कहां पे डिफ्लेक्ट होती है, इट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर इट इज मूविंग टुवर्ड्स, और अगर इसका हम ऑपोजिट लें, ठीक है, ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, सो ये नॉर्मल है, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इस तरह की दो तरह की, जो आप एक तरह से कहें, रिफ्रैक्शन हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन में जब कभी ये रिफ्रैक्ट हो रही है, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है कि ये लाइट गई और ये यहां पे इतना ज्यादा डेविएट हो गई, तो इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की उसी मीडियम में ये वापस होके आ गई, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए
यू कैन सी हियर, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दिखा रहे हैं टोटल रिफ्रैक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं कि वाटर से जब लाइट एयर की तरफ जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट कर रही है, ठीक है। वाटर जो है वो डेंसर है, रेयरर है ये, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रही है। जब वो ऑन द 90 डिग्री एंगल पे रिफ्रैक्ट करती है, 90 डिग्री एंगल पे लाइट बेंड कर जाती है, तो इस एंगल को, जो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं रिफ्रैक्शन के टाइम पे। जब ये क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो जो लाइट है वो सेम मीडियम में ही वापस आ जाती है, जो आप यहां देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मिराजेस दिखते हैं। अब आप बोलेंगे कि मिराजेस में डेंसर और रेयर कैसे हो रहा है? वो इस तरह से कि जब आप रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन के समय पे बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, तो पास में जो सैंड है वो गर्म हो गई बहुत ज्यादा, उसने जो पास की एयर है उसे भी हीटेड कर दिया है, ठीक है। तो जो लैंड के कांटेक्ट में एयर होती है ना, वो भी हीट हो जाती है और वो रेयरर की तरह एक्ट करती है, और उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तब ये एक्ट करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, और हमें मिराजेस दिखाई देते हैं। हमें दिखाई देता है कि दूर में पानी है और एक्चुअल में वहां पानी नहीं होता। क्लियर हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए आगे, इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, वो चल पाते हैं, वो डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूब पाते? ठीक है, आप सोचेंगे उनका वेट कम है, ठीक है, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है या उनका वेट है वो उतना नहीं है, तो इसलिए वो डेप्थ पे नहीं जा पाते। बट मेन रीजन उसका क्या है कि क्यों वो वाटर के अंदर सिंक नहीं हो पाते? ऑप्शन ए इज लो वेट, ऑप्शन बी इज लो सरफेस एरिया, सी इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। आप अगर पानी को देखेंगे ना, सपोज इट इज अ वाटर, इसमें बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं। अगर हम सेंटर में एक पानी के मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से जो है फोर्स आ रही है, तो जो नेट फोर्स है ना, दैट इज 0। इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से बाकी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो ये नेट फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है वो 0 है। बट अगर आप बात करेंगे उस मॉलिक्यूल की जो कि सरफेस पे है, ये, इसको जो भी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं वो सिर्फ नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट फोर्स इस पे एक्ट कर रही होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और इसमें एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, इस तरह से बहुत से मॉलिक्यूल होंगे। तो जो ऊपर वाली लेयर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे नेट फोर्स डाउनवर्ड होगी। तो जो अपर लेयर होती है ना लिक्विड की, वो एक तरह से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है, और उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। आपने बरसात में देखा होगा कि सुबह पत्तों के ऊपर ओस होती है, ठीक है, पानी की ना। अगर ऐसे लीफ है तो लीफ पे पानी की इस तरह से बूंदे होती हैं, वो पानी फ्लो नहीं करता, ड्रॉपलेट्स की तरह होता है। वो भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। नॉर्मली तो आप लिक्विड को पत्ते पे डालेंगे तो वो फ्लो कर जाता है ना, बट यहां पे क्या, ड्रॉपलेट्स की तरह पड़ा रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो अपर लेयर है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, एंड फॉर दैट रीजन इंसेक्ट डज नॉट गेट सिंक। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। दिस इज द सरफेस टेंशन का पूरा कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चलिए, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स? ठीक है, शिप्स को बनाया जाता है, वो फ्लोट करती हैं, सबमरीन्स भी नीचे जाती हैं ऊपर आती हैं, वो उनपे कुछ फिनोमिना है, किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड उनको बनाया जाता है। क्या है वो रीजन? ठीक है, अब आप देखेंगे शिप भी लोहा भी बना होता है उसके अंदर, उसमें बड़े बड़े हैवी मेटल्स उसमें बने होते हैं, उनसे वो बना होता है, स्टिल वो डूबता नहीं है, स्टिल शिप जो है वो डूबती नहीं है। किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड होती है? प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, और प्रिंसिपल ऑफ मोशन। इनमें से कौन सी प्रिंसिपल है? सो द करेक्ट आंसर इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम पानी में रखते हैं, तो जब भी आप किसी पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं ना, तो वो कुछ लिक्विड को ना डिस्प्लेस करता है, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उसके वेट के बराबर है, ठीक है, तो वो फ्लोट कर जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उसके वेट से कम है तो वो जो है डूब जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक।
ठीक है, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका वेट कम है तो वो सिंक हो जाएगा वो पर्टिकुलर मटेरियल, और अगर जितना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका वेट इक्वल है तो वो सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होके शिप्स को, सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर्स होते हैं, गर्मियों सर्दियों में जो हीटर्स यूज किए जाते हैं, रूम हीटर्स, वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं? टाइटेनियम, कॉपर, निक्रोम की निकल। ठीक है, आपको बताना है वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज निक्रोम। इसमें 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है और रेजिस्टेंस भी हाई होती है, इसलिए ये हीट जनरेट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जितनी मर्जी ज्यादा वोल्टेज हो, जितना मर्जी वो हीट जनरेट करे, वो मेल्ट नहीं होगी वो वायर, तो हीटर जो है वो लंबा काम करेगा। और रेजिस्टेंस है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा। सो इन्हीं दोनों रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक हीटर में मटेरियल यूज किया जाता है वो निक्रोम का होता है। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो फ्यूज वायर होती है, घरों में आपने देखा ना, फ्यूज लगा हो, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फटाफट जो है फ्यूज हो जाता है ना, तो वो जो फ्यूज वायर होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? वो होती है लेड और टिन की। आई थिंक दैट इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। यस, लेड एंड टिन की बनी होती है। और इसकी क्या क्वालिटी होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो लो होता है। अब आप देखिए, रेजिस्टेंस इसकी भी हाई होती है, दोनों की रेजिस्टेंस हाई है, पर फ्यूज में जो वायर यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? ताकि जब कभी भी शॉर्ट सर्किट हो, बहुत ज्यादा वोल्टेज आए घरों में, तो अप्लायंसेस नहीं जले उससे पहले ही, जब ज्यादा वोल्टेज आती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो ये जो वायर है ये जल जाती है, खत्म हो जाती है, तो सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमारे जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो है कि जल्दी जो है पिघल जाए, हमारे अप्लायंसेस जलने से बच जाए। और रेजिस्टेंस हाई क्यों है? रेजिस्टेंस हाई होगी तो वो हीट ज्यादा जनरेट करेगी, तो जल्दी वो वायर जो है वो पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब हम हीटर की बात करते हैं तो हीटर में हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो जल्दी पिघले ना, हीट ज्यादा जनरेट करे बट वो पिघले ना, ताकि हमारा काम वो ज्यादा निकाल सके। सो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रिक हीटर में हम यूज कर रहे हैं मटेरियल निकल एंड क्रोमियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि फ्यूज में जो हम वायर यूज करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। आई होप आपको ये रीजन समझ आ गया होगा कि वहां मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों चाहिए और यहां मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जिस टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो पिघल जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, अब अगर हीटर की वायर पिघल जाएगी तो फिर हीटर तो काम नहीं करेगा, वो तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई रखा कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? GWP इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आपको बताना है कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और करेक्ट आंसर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती है ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, वो 7 आपको वो सातों के सातों याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस पे, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी पूछा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है कि दैट पर्टिकुलर गैस कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करती है एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब कंपेयर किया जाता है। ठीक है, सिमिलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना अमाउंट जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगी और कितना वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है एब्जॉर्ब करेगा, उन दोनों को जब कंपैरिजन किया जाता है उसके बेसिस पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला जाता है। और सबसे ज्यादा जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है, और इसका जो है बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और कितना है इसका? अराउंड 22,000 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो सेम अमाउंट ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड ले लेंगे आप और सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना हीट प्रोड्यूस करेगा या जितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा उससे 22,000 टाइम ज्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड करेगा।
ठीक है, तो किसी भी गैस का आप ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसको कंपेयर कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। ठीक है, चलिए, सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आपको बताना है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इस टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये न्यूज में रहता है, आपके जनरल साइंस में भी इससे क्वेश्चन, जैसे वाइटामिन से क्वेश्चन जरूर आता है ना, उसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस से, ग्लोबल वार्मिंग से भी एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बताना है कि इसका क्या मतलब है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिपॉजिटिंग इन द रिजर्वायर, removal of carbon dioxide from the atmosphere and storing it by depositing in the reservoir, none of the above। तो सिक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि खाली आपको उसको रिमूव नहीं करना है, आप उसको स्टोर करके भी रख रहे हैं एक रिजर्वायर में। और किस किस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, एक तो है जो कोल माइंस है ना, जहां से कोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, वहां पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको स्टोर किया जाता है। और दूसरा जो है ओशंस में, सी में भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, सो दोनों जो है ओशंस भी यूज किए जाते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, और जो माइंस का एरिया है वो भी यूज किया जाता है फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और ट्रीज तो करते ही हैं, ट्रीज तो हेल्प करते ही हैं, दैट इज इन द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकालना और इसे स्टोर करना बाय डिपॉजिटिंग इन द रिजर्वायर। यस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ जो आज के क्वेश्चंस थे जो हमने जनरल साइंस के डिस्कस करने थे वो खत्म होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइए और जरूर अपने जो वैल्यूएबल आपके जो एडवाइसेस हैं रिगार्डिंग कि आप किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।